Good morning all of you. Myself Julie Chaudhary. Again welcome to online classes. Students, हमने हिंदी में चैप्टर 2 पढ़ा था अद्भुत प्रतिभा. ठीक है ना. प्रतिभा का अर्थ क्या होता है? टैलेंट. और टैलेंट सभी के पास होता है क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति यूनिक है. सभी के पास कोई ना कोई अलग अलग टैलेंट है. ठीक है. बट इस टैलेंट को ज़रूरत है पहचानने की और उसको निखारने की, और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं. तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा था? रोशनी नाम की जो लड़की थी वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ड्राइंग भी बहुत अच्छे से जानती थी, यानी उसको चित्रकारी का बहुत शौक़ था. उसके अंदर वो टैलेंट था और उस टैलेंट को निखारने में सपोर्ट करती थी उसकी माँ रीना, यानी उसे ड्राइंग शीट ला के देती थी, पेंसिल्स ला के देती थी. ठीक है. तो कला सभी के अंदर होती है, बस हमें उस कला को पहचानना होता है. आपके अंदर भी कोई ना कोई कला ज़रूर होगी, बस आप उसे पहचानो और आगे बढ़ो. हमने देखा कि रोशनी चित्रकारी में बहुत अच्छी है और उसने कला एवं संस्कृति नामक संस्था में अपना नाम दर्ज करवाया और उस कंपटीशन में वो फर्स्ट भी आई और उसे 11,000 नगद और प्रमाण पत्र भी मिला. इस तरीके से वो अपने फील्ड में यानी अपने टैलेंट में वो आगे बढ़ी. तो बच्चों, आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट होगा. अभी लॉकडाउन में आप घर पे हो तो आप कोई अदर एक्टिविटी करके अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकते हो. ठीक है. और पेरेंट्स को भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसे जानना है और उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके वो आपको देखना है. तो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर के अंत में हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देखेंगे अभी. ठीक है. तो आप सब रेडी हो? ओके. तो हमारा जो एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है प्रश्न के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, अर्थात MCQS. ठीक है. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रोशनी की रुचि किस में थी? यानी रोशनी को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? रुचि का अर्थ क्या होता है? इंटरेस्ट. तो रोशनी को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? संगीत में, कहानी लेखन में, चित्रकारी में या पत्रिकाओं में? तो रोशनी को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? चित्रकारी में. वेरी गुड. हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रोशनी अपना नाम कहाँ देखना चाहती थी? पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में, चित्रों में या कहानियों में? तो आंसर क्या आएगा? पत्र पत्रिकाओं में. ठीक है. चलो, हमारा थर्ड क्वेश्चन, रोशनी के चित्र का विषय क्या था? बढ़ता प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, कला और संस्कृति, प्रदूषण पर रोक. तो क्या आंसर आएगा? प्रदूषण पर रोक, क्योंकि उसकी वो जो कला एवं संस्कृति नामक संस्था थी उसमें जो पार्टिसिपेट को कौन से सब्जेक्ट पे ड्राइंग करना था? प्रदूषण पर रोक. प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए. क्लियर? ठीक है. चलो, अभी हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं. दिए गए नाम किसी न किसी कला से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं. इनके नाम के साथ इनकी विशेष कला लिखो. यानी यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो प्रसिद्ध फेमस व्यक्तियों के नाम हैं. ठीक है. तो वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थे, उनके अंदर क्या टैलेंट था, तो उस टैलेंट का नाम हमें लिखना है. ठीक है. तो अभी हम शुरुआत करते हैं. AR रहमान. वाह, इनको तो सब जानते हैं. ठीक है. कौन है वो? संगीतकार. आपने वंदे मातरम सॉन्ग सुना है ना? ओके. तो उनको संगीत किसने दिया है? AR रहमान ने. तो वो संगीत में बहुत निपुण थे. ठीक है. चलो, अभी दूसरे हैं MF हुसैन. वो किस चीज़ में टैलेंटेड थे? तो चित्रकारी में, ड्राइंग में. क्लियर? फिर है रणबीर कपूर. रणबीर कपूर को तो सब जानते हैं. और आप ये जानते हो रणबीर कपूर किसके बेटे थे? ऋषि कपूर के, अभी अभी जिनकी डेथ हुई है. ठीक है. तो वो किस क्षेत्र में आगे थे? अभिनय में, यानी एक्टिंग में. एक्टिंग को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? अभिनय. और एक्टर को क्या कहते हैं? अभिनेता. ठीक है. चलो, सोनल मानसिंह किस चीज़ में टैलेंट थी? तो नृत्य में. नृत्य यानी जैसे हमारा भारतीय जो नृत्य होता है, कुचिपुड़ी, कथक वगैरह, तो वो नृत्य में टैलेंटेड थे. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं. दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताओ कि रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग. फ्रेंड्स, हिंदी में 2 प्रकार के लिंग आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग.
जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जो शब्द पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहा जाता है। सिंपल। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है, तो उस अंडरलाइन वर्ड को क्या कहेंगे? रेखांकित शब्द। तो उस शब्द को पढ़कर हमें जानना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आपको अगर एग्ज़ाम में लिंग पहचान पूछा जाए तो आप उसे कैसे पहचानोगे। एकदम सिंपल मेथड है। कोई भी वर्ड आए तो उसके पीछे आपको कैसा या कैसी शब्द लगाना है। अगर कैसा आए तो पुल्लिंग और कैसी आए तो स्त्रीलिंग। तो चलो हम इस मेथड को ट्राई करते हैं। चलो अभी हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। उसके पिता विदेश में कार्यरत थे। ठीक है, तो पिता शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो पिता कैसा, तो कैसा का मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग। ठीक है ना, एकदम इजी मेथड। चलो अभी हम हमारे सेकंड सेंटेंस पे जाएंगे। रोशनी ने तुरंत पेंसिल और शीट उठाई। तो पेंसिल कैसी, तो क्या आएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, चलो अभी हम थर्ड सेंटेंस पर जाएंगे। उसने चित्र को ध्यान से देखा। तो चित्र शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो चित्र कैसा, तो क्या आएगा? पुल्लिंग। क्लियर। चलो हमारा फोर्थ सेंटेंस। रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो रोशनी गर्ल है या बॉय है? गर्ल, तो क्या आएगा? स्त्रीलिंग। और अगर हम कैसा और कैसी करें तो रोशनी कैसी। क्लियर। चलो हमारा आगे का सेंटेंस। मेरी अध्यापिका बहुत खुश होगी। तो अध्यापिका कैसी, तो क्या आएगा? स्त्रीलिंग। आपको समझ में आया ना एक्सरसाइज में? वेरी गुड। चलो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। मैं पढ़ रही हूँ। रोशनी 5वीं कक्षा की मेधावी छात्रा थी। ठीक है, 5वीं मेधावी शब्द कक्षा छात्रा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एडजेक्टिव। ये जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वे विशेष्य है। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल तरीका मैं समझा रही हूँ। जैसे कि मेरे पास गुलाब है, मैं कहती हूँ गुलाब, तो वो खाली एक वर्ड हो गया। बट मैं ऐसा कहूँगी कि सुंदर गुलाब, तो यहाँ पर गुलाब की क्या बढ़ी? विशेषता। तो यहाँ पर गुलाब शब्द क्या हो गया? विशेषण, यानी उसने संज्ञा शब्द की विशेषता बढ़ाई। तो सुंदर गुलाब, तो यह सुंदर विशेषण बन जाता है और गुलाब क्या बन जाता है? विशेष्य। यानी जिस शब्द से विशेषता बढ़ती है वो बन जाता है विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता होती है वो होता है विशेष्य। क्लियर। यानी विशेषण और विशेष्य में ये डिफरेंट है। यानी मैंने कहा सुंदर गुलाब, तो यह गुलाब विशेष्य है और सुंदर उसका विशेषण है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो आपको एक कॉलम में दिया है विशेषण और एक कॉलम में दिया है विशेष्य। यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी है। ठीक है, तो वर्ग पहेली से विशेषण शब्द छांट कर लिखो और पाठ से उनके लिए सही विशेष्य भी चुनकर लिखो। देखो पहली जो कॉलम है वो वर्ग पहेली में से हमें विशेषण ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे विशेषण लिखे हैं, तो पहले हम सारे विशेषण लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भोली, भोली ऑलरेडी दिया है। फिर हमने यहाँ पे सर्च किया है वर्ग पहेली में से होनहार, होनहार का अर्थ होता है टैलेंटेड। फिर है प्रथम, फिर है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का अर्थ होता है फेमस। क्लियर। फिर है कुशल, फिर है छोटी, फिर है पहली और अंत में है मुख्य। क्लियर। अभी दूसरी कॉलम में दिया है विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो मैंने विशेष्य लिखे हैं ज़रूरी नहीं यही विशेष्य आए, आप अपने तरीके से भी विशेष्य लिख सकते हैं। जैसे कि होनहार छात्रा। ठीक है, आप होनहार लड़का भी लिख सकते हो, होनहार लड़की भी लिख सकते हो। क्लियर। प्रथम वर्ष, मैंने वर्ष लिखा है, आप प्रथम पुरस्कार भी लिख सकते हो। ठीक है। प्रतिष्ठित समाचार पत्र, मैंने समाचार पत्र लिखा है, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति भी लिख सकते हो। क्लियर। कुशल चित्रकार। फिर है छोटी अवस्था, फिर आप लिख सकते हो छोटी लड़की। ठीक है। पहली कक्षा, फिर है अंत में मुख्य समाचार, आप मुख्य अतिथि भी लिख सकते हो। विशेष्य में आप
कुछ भी जो उसके साथ ज्वाइंट हो सकते हो आप वो लिख सकते हो। क्लियर? ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते थे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये भी जाने ड्राइंग, कॉपी, ऑफिस शब्दों में ड्र, क, अ पर अर्धचंद्र सा एक चिन्ह है जिसे शुद्ध उच्चारण करने के लिए लगाया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा की एक ध्वनि है जिसे अ और ओ को मिलाकर बोला जाता है। ऐसे 4 शब्द सोचकर लिखो। देखो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ कॉलेज, इसे हम कॉलेज नहीं बोल सकते, हम उसको बोलते हैं कॉलेज। फिर मैंने दूसरा वर्ड लिखा है हॉल, फिर लिखा है पॉलिश, फिर मनी ऑर्डर, फिर फुटबॉल। क्लियर? यानी इसको हम फुटबॉल नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं फुटबॉल। क्लियर? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। ठीक है? वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है और बहुवचन में ज़्यादा। क्लियर? तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। हमें जो रेखांकित शब्द है उसका वचन बदलना है, तो हम रेखांकित शब्द को बदलेंगे तो साथ में सेंटेंस भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो हम एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, उसकी रचना अक्सर छपती रहती। तो रचना एक वचन है तो हम उसका बहुवचन करेंगे रचनाएं। तो उसकी रचनाएं अक्सर छपती रहती। चलो हम आगे बढ़ते हैं। रीना के घर समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती थी। तो मैंने सेंटेंस लिखा है, रीना के घर समाचार पत्र तथा पत्रिका आती थी। पत्रिकाएं बहुवचन है, उसका एक वचन क्या हो जाएगा? पत्रिका। क्लियर? चलो हमारा थर्ड सेंटेंस, रोशनी ने वह चित्र माँ के सामने रख दिया। तो यहाँ पर वह एक वचन है तो वह का बहुवचन क्या होगा? वे। तो रोशनी ने वे चित्र माँ के सामने रख दिए। देखो यहाँ रेखांकित शब्द भी चेंज हो रहा है और साथ में सेंटेंस में पीछे रख दिया की जगह क्या आएगा? रख दिए। क्लियर? रोशनी ने वे चित्र माँ के सामने रख दिए। क्लियर? चलो अभी हम जाते हैं हमारे फोर्थ सेंटेंस पे। उनकी नज़र बच्चों के चित्र पर गई। तो बच्चों शब्द हमारे लिए है बहुवचन, तो बच्चों का एक वचन क्या होगा? बच्चा, बच्चे। तो उनकी नज़र बच्चे के चित्र पर गई। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनकर लिखो। ये एक्सरसाइज फर्स्ट पोएम में भी आई थी ना? क्लियर? तो हम इसको ये जो येलो बॉक्स दिया है उसमें सारे वाक्यांश के एक शब्द लिखे हैं। क्लियर? तो हमें उसमें से चूज़ करना है। तो जो चित्र बनाए उसे क्या कहेंगे? चित्रकार। ओके? और जो साथ में काम करे उसे हम क्या कहेंगे? लेखक नहीं, अतिथि नहीं, कुशाग्र बुद्धि नहीं, तो क्या कहेंगे? सहकर्मी। जो साथ में काम करे उसे हम क्या कहते हैं? सहकर्मी। फिर नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, लेख लिखने वाला, तो लेखक। जिसके आने की तिथि मालूम न हो तो अतिथि। अतिथि को हम कहते हैं मेहमान। मेहमान कभी भी आ जाते हैं। ठीक है? जैसे आपने पिक्चर देखा है, अतिथि तुम कब जाओगे, यानी अतिथि कभी भी आ सकते हैं, आपको तैयारी में रहना पड़ेगा। यानी जिसके आने की तिथि, उनका आने का कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकते हैं। क्लियर? चलो, जिसकी बुद्धि तेज हो तो कुशाग्र बुद्धि। ओके स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अर्थ समझकर वाक्य बनाओ। स्टूडेंट्स आपको याद आया, ये एक्सरसाइज हमने पोएम 1 में भी की थी, है ना? तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक ही वर्ड होते हैं, एक शब्द जो होता है उनके 2 अर्थ होते हैं। इसे कहा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत यानी जो सुनने में सेम हो बट उसके मीनिंग अलग अलग हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, उसको कहा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। यानी इस शब्द को हम अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनका मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा पहला वर्ड है बाल। तो बाल के यहाँ पे 2 अर्थ हैं। एक बाल का अर्थ होता है बालक और दूसरे बाल का अर्थ होता है सिर के बाल, केश। ठीक है? तो यहाँ पर सेंटेंस भी दिए हैं कि कृष्ण की बाल लीलाएं देख सभी खुश होते थे।
आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हो ना। जब वो छोटे थे तो बहुत शरारत करते थे, बहुत नटखट थे, मक्खन चुराया करते थे, मटकियाँ फोड़ दिया करते थे। तो उनकी बाल लीलाएं देख सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है सिर के बाल, केश। तो रीना के बाल बहुत लंबे हैं, ठीक है। चलो अभी हमारा दूसरा वर्ड है पत्र। तो पत्र के दो अर्थ होते हैं, पत्ता, चिट्ठी। पत्ता यानी पेड़ के पत्ते। तो यहाँ पे सेंटेंस है पेड़ से पत्र गिरा। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है चिट्ठी, माँ ने पत्र लिखा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में जब फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, तो लोग व्हाट्सएप या मैसेज नहीं किया करते थे, वो एक दूसरे को पत्र या चिट्ठी लिखते थे, ठीक है। तो आप भी कभी ट्राई करो, भले आपके पास अभी फ़ोन अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करते हो, बट किसी को पत्र लिखकर भेजो, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। क्योंकि व्हाट्सएप में जो चीज़ें होती है वो कभी कभी डिलीट हो जाती है, कभी हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, बट किसी को पत्र लिखा हुआ होता है वो हम सालों साल संभाल के रख सकते हैं और उस पत्र को हम दोबारा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवस्था। अवस्था का एक अर्थ होता है उम्र, जैसे हम बोलते हैं ना बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। और दूसरा अर्थ होता है स्थिति। स्थिति यानी उसकी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे। तो एक अवस्था का अर्थ होता है उम्र। छोटी अवस्था से ही मान होशियार था, यानी जब वो छोटा था, छोटी एज में भी वो होशियार यानी टैलेंटेड था। फिर एक अवस्था का अर्थ होता है स्थिति। रीना की स्थिति ठीक नहीं थी, यानी वो अच्छी नहीं थी, यानी रीना की पोजीशन अभी अच्छी नहीं थी। क्लियर। चलो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सही कारक चिन्ह भर कर वाक्यों को पूरा करो। कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक जो शब्द होते हैं, वो दो शब्द को यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर येलो जो बॉक्स है उसमें कारक शब्द दिए हैं, तो हमें जो नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी है उसमें योग्य कारकों का यूज़ करके वो फिलिंग द ब्लैंक है वो हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हमारी पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है रोशनी के पिता विदेश, फिर ब्लैंक कार्यरत थे। तो क्या आएगा, विदेश में कार्यरत थे। फिर दूसरी हमारी फिलिंग द ब्लैंक है सारिका रीता के लिए उपहार लाई। उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट, ठीक है, यानी भेंट लाई। फिर हमारा तीसरा फिलिंग द ब्लैंक है वह प्यार से उसकी मासूमियत को सहारती, ठीक है। हमारी चौथी फिलिंग द ब्लैंक है हर तरह की रंगीन शीट उसके पास थी। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है वह बेटी का भविष्य संवारने में जुट गई। क्लियर। फिर आगे हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है अरे आप कब आए। तो अरे जो ये है वो उद्गार कारक है, ठीक है, और उसके पीछे हमने उद्गार चिन्ह भी लगाया है, अरे आप कब आए। क्लियर। चलो हमारी लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है माँ ने रोशनी को आवाज़ देकर बुलाया, ठीक है स्टूडेंट्स। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। रोशनी का फोटो देख रीना खुशी से फूली न समाई। वाक्य में रेखांकित अंश बहुत प्रसन्न होना के अर्थ में आया है, यानी ये मुहावरा है, खुशी से फूला न समाना, यानी उसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। इस भाव के मुहावरों से अपनी कॉपी में वाक्य बनाओ। तो बहुत प्रसन्न होना के बहुत सारे मुहावरे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जमीन पर पाँव न पड़ना, उसका अर्थ भी होता है कि बहुत खुश होना। अंग अंग मुस्कुराना, बाछे खिल जाना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना। मैंने यहाँ पेंसिल से सेंटेंस बना के लिखे, बट आपको आपकी नोटबुक में अलग से सेंटेंस बना के लिखने हैं। मैं इस सेंटेंस को पढ़ लेती हूँ। इनाम मिलने पर रीना के पाँव जमीन पर रुके ही नहीं। क्लियर। अंग अंग मुस्कुराना, पापा के आने की खबर सुनकर हमारा अंग अंग मुस्कुराने लगा। बाछे खिल जाना, अच्छे नंबर आने पर मोहन की बाछे खिल गई। घी के दिए लगाना, बेटे के घर आने की खबर सुनकर माँ ने घी के दिए जलाए। फूला न समाना, रोहन के अच्छे नंबर देखकर उसकी माँ फूली न समाई। क्लियर। तो आपको ये सारे मुहावरों के सेंटेंस अलग से बनाकर नोटबुक में लिखने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ये एक्सरसाइज है आपकी कलम से, यहाँ पर जो करना है वो आपको करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।
रोशनी को चित्र बनाने का शौक था और उसकी माँ को कहानियाँ लिखने का। आपको भी कोई ना कोई शौक तो अवश्य होगा। अपने शौक के बारे में 4 वाक्य लिखो। देखो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है क्योंकि सबकी हॉबी अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपकी हॉबी क्या है, आपका शौक क्या है, तो उसके बारे में आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो आप लिख पाओगे ना? वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चित्र बनाकर उसके आधार पर एक छोटी सी कहानी लिखो और कहानी का शीर्षक भी लिखो। देखो फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स दिया है ऊपर, वहाँ पे आपको ड्राइंग करनी है और नीचे जो लाइंस दी है वहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। यानी आप जो भी कहानी लिख रहे हो उस कहानी का ड्राइंग आपको ऊपर वाले बॉक्स में बनाना है और उसके बाद उस कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखना है और कहानी को आपको टाइटल भी देना है। जैसे आपने बचपन में कहानियाँ सुनी थी ना, चतुर कौवा, चालाक लोमड़ी, ठीक है, कछुए की स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, तो आपको जो भी स्टोरी याद है उस स्टोरी को, उस कहानी को आपको यहाँ लिखना है और उसका ड्राइंग बनाना है और कहानी को एक अच्छा टाइटल भी देना है। क्लियर? तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की हमारी सारी एक्सरसाइज पूरी होती है और आपको ये सब अपनी टेक्स्ट बुक में भी फिल करना है। तो आप अच्छे से फिल कर लोगे ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना सेशन ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।